बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, खुजदार में स्कूल बस पर होने वाला हमला आज अलल सुबह ये दहशतगर्दी की यकीनी तौर पर एक बदतरीन मिसाल है, जहां सफाक दरिंदों ने न सिर्फ मासूम बच्चों को निशाना बनाया बल्कि इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। 3 नन्हे बच्चों समेत 5 अफराद की शहादत और दर्जनों का जख्मी होना महज एक वाकया नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा तौर पर की गई मनसूबा बंदी के तहत किया गया दहशतगर्दी का वाकया, जिसके ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। इत्तलात ये बताती हैं कि ये मंसूबा भारत में बनाया गया और इसे बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए अमली जामा पहनाया गया। मजहबी लिबादे में छिपे फितनल खवारिज जैसे गिरोह जो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म हैं और पाकिस्तान के अमन और मासूम शहरों के दुश्मन बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा रियासत की संजीदगी का इजहार जरूर है, लेकिन असल ज़रूरत इस बात यह है कि पाकिस्तान अब भारत की प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए एक जामे, दो टोक और जारहाना पॉलिसी इख्तियार करे। वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना है कि बिल्कुल दहशतगर्दी, कश्मीर, पानी और तिजारत, भारत से कोई भी बात इन्हीं नुकात पर होगी, लेकिन अगर दुश्मन मासूम बच्चों की जान लेता रहे और हम सिफारती आदाब का लिहाज करते रहे तो फिर तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। इस तमाम तर तनाजुर में सी पैक की अफगानिस्तान तक तोसी के लिए चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा से इसहाक डार साहब की मुलाकात एक मुस्बत पेशरफ समझी जा रही है। लेकिन यहीं पर सवाल मेरा ये भी है कि इस तरक्याती विजन को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले खित्ते से भारतीय मुदाखलत का खात्मा बेहद जरूरी है। दूसरी जानिब ईद कुर्बान से पहले ही अवाम को महंगाई की नोकीली छुरी से ज़िबाह करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। IMF की नई शराइत के मुताबिक बिजली मजीद महंगी होने वाली है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से भी तजावुज कर जाएगी। अवाम पहले ही मौशी बहरान की चक्की में पिस रहे हैं, मगर अब उन पर कार्बन लेवी, खाद पर जनरल सेल्स टैक्स और गैस और बिजली के निर्खों में हर 6 माह बाद खुदकार इजाफा जैसी तलवारें भी लटकने वाली हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, इसार राना साहब और डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं, वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबकी इजाज़त से मैं मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी। रज़ा साहब, सुबह जो दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ बलूचिस्तान में, उसके जिस कदर मजम्मत की जाए उतनी कम है और ये यकीन तौर पर हमारे लिए किसी APS से कम नहीं है। किसी भी एक बच्चे की शहादत हमारे लिए हमें उसी सानहे को याद दिला देती है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जहाँ पर सीज फायर हो चुका है वहाँ पर एक तरफ तो भारत आलमी दुनिया के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने जो मुदाखलत की, जो वहाँ पे इंटरवेंशन उसकी हुई, उसके बाद वो खामोशी से बैठा हुआ है। लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान का अमन बर्बाद करना, पाकिस्तान को सिलसिले में किस हद तक कितनी जल्दी रैपिड रिस्पॉन्स देने की जरूरत है डिप्लोमेटिकली? बहुत शुक्रिया मिस, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात यह है मिस कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है और पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है और हमने सैकड़ों बिलियन डॉलर लूज किए और लाखों लोग हमने लूज किए। तो अभी रिसेंटली जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद उसको बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर एक एग्रेशन की गई, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जब उनको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डिफीट हुई है, जिसमें उनको बाहर की कुव्वतों को, स्पेशली अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्वॉल्व करना पड़ा सीज फायर के लिए, तो लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने जो अभी टेररिज्म की सपोर्ट है उसको ज्यादा करना है, क्योंकि वो इजी है, इनके ऑलरेडी स्लीपर सेल्स हैं विद इन द कंट्री और जो हमारे इर्द गिर्द मुल्क ममालिक हैं उनमें, और दूसरे मुल्कों के अंदर इनके लोग हैं जो जिनको ये सपोर्ट करते हैं, ये पब्लिकली एडमिट कर चुके हैं। मिस, ये इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए करना क्या है जी, सबसे पहले तो उनको ट्रेस आउट करें और फना करें इनको। इसमें बिल्कुल कोई मैसी नहीं होनी चाहिए। जो खुद से आता है हथियार डालता है उसको पकड़ लें, लेकिन जो नहीं आता तो उसमें कोई मैसी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 जी, इनको एक्सपोज करें कि वी हैव ऑल द प्रूफ्स। पाकिस्तान ने कभी बगैर प्रूफ्स के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं धरा। तीसरा, डिप्लोमेटिकली जो हमारे अभी सफीर लोग और बाकी लोग जो हमारे ग्रुप्स जा रहे हैं, उनको कंटिन्यूअसली ये प्रूफ्स जो है वो फीड किए जाएं। लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा जी कि फिजिकल निगरानी जो सरहदों की है वो और जो टेक्नोलॉजिकल निगरानी है वो बहुत ज्यादा की जाए, और उसमें हमें बाहर से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है तो वो ले लें। चीन हमारे सिलसिले में मददगार साबित हो सकता है। बहुत अहम बात यह है जी कि जो अवाम है
वो सिक्योरिटी इदारों का, मुल्क के बाकी इदारों का साथ दें और वो भी निगाह रखें ऐसे लोगों पे कि कोई ऐसे मशकूक लोग, मशकूक कार्रवाइयाँ उनको नजर आती हैं तो वो भी सोल्जर्स बने। ये आपने बड़ी बेहतरीन बात की डॉक्टर साहब कि अवाम को भी शाना बशाना खड़ा होना होगा अपनी पाक अफवाज के साथ। और इस सिलसिले में एक और चीज़ में मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि सिर्फ आज बलूचिस्तान में ही ये नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि बनू में भी कहा गया, बताया गया कि एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ जहाँ पर 2 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए। सर, जो भारतीय तारीख रही है दहशत गर्दी की और जिस तरीके से भी सीज फायर हुआ, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम एक तरीके से देखा जाए तो ताहाल हालत जंग में ही है, मामला कुछ इतने आसान नहीं है। प्रैक्टिकल मूव क्या होने चाहिए पाकिस्तान की? जी, थैंक यू सो मच। मिस बात यह जी कि पाकिस्तान तो हालत जंग में पिछले 40 साल से तकरीबन, और ख़ास कर ये जो जंग की हाइप हुई टेररिज्म की 2001 के बाद हुई, और हमारे अगेंस्ट जो टेररिज्म होती है इसमें कोई शक कुछ शुबे की बात नहीं। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि ये इंडिया कर रहा है, और इंडिया जो है इंटरनेशनल टेररिज्म में भी एक स्पॉन्सर स्टेट के ऊपर तौर पे सारे सबूतों के साथ जो है वो उभर के आ चुका है। कनाडा को देख लें, यूएसए को देख लें, पाकिस्तान में किया, तमिल टाइगर क्रिएट किए, मुफ्ती बानी क्रिएट की 1971 में। अभी खुल के अजीत डोवल साहब कहते हैं तो पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मोदी साहब ने खुल के बड़ा प्राउडली रिपब्लिक डे की स्पीच में कहा कि हमने मुफ्ती बानी क्रिएट की और पाकिस्तान को तोड़ा। तो हमारा मुकदमा सबसे बड़ा यही है दुनिया के सामने कि हम टेररिज्म का शिकार हैं। और ये जो सीज फायर की आपने बात फरमाई, बड़ा राइटली सो, ऑल्दो इट इज अ सीज फायर, जैसे मैंने अर्ज किया कि जी टेररिज्म की जंग में तो हम परपेचुअली पिछले 25 से 30 साल से शिकार हैं और लड़ रहे हैं। हमारे लोग जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। जी। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको पूरी दुनिया को दिखाएं, बताएं और कोई हेजिटेट ना करें। हमारे पास जितने सबूत हैं, शवाहद हैं, वो बताएं। और आज तो दुनिया जो है वो 5 आईज हैं, जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, इसी तरह हमारे दोस्त हैं चाइना। जी। एविडेंस जो है वो अवेलेबल होती है पूरी एविडेंस के साथ। इनके ऊपर एक प्रॉपर एक फिजिकल ऑफेंसिव भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी होना चाहिए। और मीडिया, आप लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं, हमारी यूथ जो किरदार अदा कर रही है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, अवाम सब ने मिल के इनके खिलाफ खड़ा होना है, तभी इनको डिफीट कर सकेंगे, वरना ये हर रोज ये वाकयात होते रहेंगे। जी, और जो लास्ट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि आज के हमले में भी जो उनका टारगेट था वो सॉफ्ट टारगेट था, सिविलियन से, नॉन सोल्जर से और छोटे मासूम बच्चे थे। अभी आप उन बच्चियों की तस्वीरें देखिए, 16 साल की, 10 साल की, 7 साल की बच्चियां हैं, वो इल्म हासिल करने जा रही थी, यूनिफॉर्म पहन के, घर से प्यारी बच्चियां परियों की तरह तैयार होकर निकली और रास्ते में इन जालिमों ने उनको मार दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? We must stand against them as a nation and we must ask the world to। और इसी सॉफ्ट टारगेट को पाकिस्तान को जितने अच्छे तरीके से हाईलाइट करने की जरूरत है, जितने बेहतर तरीके से अपना मुकदमा लड़ने की जरूरत है, उसके ऊपर मैं यही कहूंगी कि अब हमें फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, अपनी गुफ्तगू सुनी ना, उन्होंने कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो हमें अपनी डिप्लोमेसी करनी है, उस ममालिक का ताउन भी हमें दरकार होना चाहिए। हम चाइना की तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो हमारी सरहदें पड़ोसी ममालिक में कुछ ऐसे ममालिक के साथ भी जुड़ी हैं कि जो इस वक्त भारत से हाथ मिलाते हुए शीरो शक्कर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे बरादराना ताल्लुक़ ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हमें अपनी वो डॉग वॉच जो है उसको थोड़ा एहतियात के साथ और मोहतात होकर देखना होगा और सोचने समझने की ज़रूरत है अभी कि हमारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। देखिए, ये जाफर एक्सप्रेस 2 लगता है मुझे, क्योंकि आज का वाकया उसकी वजह है कि जैसे ही ये वाकया हुआ है तो 10 मिनट के अंदर अंदर इंडिया टीवी जो था वो इसके ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन लॉन्च कर चुका हुआ था। अच्छा। और BLA के नकाब पोश हजरात जो थे वो उसके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ चुके हुए थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते पाए जा रहे थे। सर, ये हरकत उन्होंने पहलगाम वाक़े पे भी यही की थी। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर हमने भारत के जो फुटप्रिंट लिए थे उसको हमने मीडिया पे नहीं खेला। पता नहीं क्यों नहीं खेला, हमारी हुकूमत की क्या तरजीह है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क्या तरजीह है, लेकिन हमने
जितने भी अहम ममालिक जो मैटर करते हैं खित्ते के अंदर, अमेरिका समेत, चाइना को, रूस को, उनके हवाले किए हमने ये सारे सबूत। इसके अलावा हमने ये सबूत जो थे वो ईरान और अफ़गानिस्तान से भी शेयर किए कि आपके यहाँ से ये लोग जो थे ये कनेक्टेड थे, और इन लोगों ने भी कहा भारत से, और हमने बराह रास्त भारत को भी दिए, लेकिन हमने उसको मीडिया पे नहीं खेला। जी। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो 22 मई या उसके बाद वाली सूरत हाल है, ये उसी जगह से इंडिकेट हो गई थी कि ये लोग करने जा रहे हैं, और उसके फौरन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं एक रोज़ा दौरे पे तुर्की जा रहे थे, और वज़ीर आज़म जो थे वो चीन जा रहे थे, और वज़ीर ख़ारजा जो थे वो अज़रबैजान जा रहे थे। ये सारे चक्कर उसके बाद लगे हैं, क्योंकि हमें उन लोगों की गुफ्तगू और उसको जब हम फॉलो करते हुए मुतल्लिका सोर्सेज तक पहुँचे तो हमें पता चल गया था। अब ये बेहतरीन मौका है, इस वक्त सिर्फ जंग बंदी है, जंग के खात्मे का ऐलान नहीं है, वक्फा है उसमें। और ख़ास तौर पे हम तो उस वक्त ये कह रहे थे कि देखिए भारत के 3 जो उनके राह के मराकज़ हैं जहाँ पे इस वक्त TTP और BLA के दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ पे आप इतने मिसाइल मार रहे हैं, कोई फतेहवान उधर भी मार दें ताकि ये भी टंटा ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि जिन्होंने जो जंग लड़ रहे होते हैं उनको पता होता है मैदान जंग की नज़ाकतें क्या है, तो हम तो सिर्फ मुतालबा ही कर सकते थे। लेकिन इस दौरान, इस जंग के दौरान उनके जितने भी गला फाड़ किस्म के दिफाई तजिया निगार TV स्क्रीनों की भारतीय जीनत बने, उन्होंने बबांगे दहल कहा, चिल्ला के कहा। यहाँ पे इस वक्त सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं इस साहब, और आप भी काफ़ी यहाँ चीज़ों की निशानदेही करें, पर मुझे कहा गया बहुत क्विक एक ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस सबको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम खुशदार वाक़े पर पाकिस्तान की जो हमारे सियासी इदारे हैं, जो हमारे अस्करी इदारे हैं, उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इंडिया में एक पटाखा भी फूटता है तो वो लोग 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की तवील ट्रांसमिशंस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इस हद तक इम्यून क्यों होते चले जा रहे हैं कि हम बआसानी हेडलाइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं कि चंद ये लोग ज़ख्मी हैं, ये लोग शहीद हैं, और इतने जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। हमने खुद को इस हद तक इम्यून करना क्यों शुरू कर दिए? सर राना साहब, जाफर एक्सप्रेस का हवाला दिया रिजवान रसी साहब ने कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, इस सिलसिले के हवाले से जो मालूमात की रसाई थी वो पाकिस्तानी मीडिया को उस वक्त तक इजाज़त नहीं थी जब तक कि हमें इदारों की तरफ से ना कहा जाए, चाहे वो हमारे सिविल हों, चाहे वो हमारे अस्करी हों। और आज का जो वाक़या है उसके ऊपर भी इंडिया ट्रांसमिशंस कर रहा है, वो अपना झूठ और अपना प्रोपेगेंडा बेच रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अभी भी उस तरीके से अपनी चीज़ों में उस हद तक रैपिड रिस्पॉन्स देने में अभी भी बहुत पीछे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी रिजवान बात कर रहे थे तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले तो इन तक, रिजवान भाई तक तो आनी चाहिए। तो अगर उन तक भी नहीं आ रही तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना है, हमने अपने पाकिस्तान के बयानिए को डिफेंड करना है। तो अगर हमारे पास आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो हम कैसे खाली लफ्ज़ी और खोखले लफ्ज़ों से कब तक हम किसी चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं? हमारे पास एक नादिर वो मौका था जाफर एक्सप्रेस वाला कि अगर हम उसे खेलते ही, वो कुछ छोटा वाक़या नहीं था। एक आज़ाद रियासत में एक ट्रेन को इस तरह हाईजैक करना, इस तरह सारा कुछ होना, ये बड़ा हीनियस किस्म का वो था। लेकिन हम पता नहीं क्यों, कोई हमारे मसलहतें हैं, हमारे जो सियासतदान है वो भारत से बराह रास्त तसादुम से पता नहीं क्यों गुरेज़ा रहते हैं, यहाँ तक कि उनके नाम लेने से भी गुरेज़ा रहते हैं। मुझे नहीं पता कि उसके पीछे क्या लॉजिक मौजूद है। लेकिन अब तो बहुत पानी सर से भी गुजर गया भाई। हाँ। अब तो हमें ऑल आउट जाना चाहिए। अब तो कुछ को चीज़ वो नहीं रही, वो पंजाबी कहते हैं ओला कोई नहीं रहा। लेकिन मैं एक बात तो यहाँ ज़रूर कहूँगा, देखें, हर बार किसी हादसे का होना और फिर भारत में डाल देना, ये भी कोई रवायत मस्बत नहीं है। हमें अपने फेलियर्स को भी तो देखना है कि क्यों हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा सिक्योरिटी लैप्स होता है कि इस बिल्कुल। तरह आज जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें ये जरूर इत्तला थी कि बलूचिस्तान में कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रोनुमा हो सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इन मासूम बच्चों को, इन नन्ही कलियों को निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि इंटेलिजेंस इत्तलात तो मौजूद थी, टारगेट आपको मालूम नहीं था। देखें, बात सुने, दुश्मन अगर ताकतवर हो और वो कमीना और साथ बुज़दिल हो ना तो बहुत खौफनाक होता है।
हमें कैसे दुश्मन का सामना है जो कमीना भी है और बुज़दिल भी है। तो हमें तो अलर्ट रहना चाहिए। हम ये जश्न की कैफियत से कब बाहर निकलेंगे? जश्न 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 बड़ी हो गई भाई, जश्न हो गया, दुनिया ने मान लिया यार। अब हम जरा आप देखें मामूलात ज़िंदगी के, हम कहाँ खड़े हैं। भारत ने तो जंग खत्म नहीं की, सिंदूर ऑपरेशन उनका खत्म तो नहीं हुआ, तो हम क्यों एकदम रिलैक्स मूड में चले गए और हम लुडियां डालते फिर रहे भाई? अभी भाई हम हालत जंग में, और अभी जंग होनी है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जंग होनी है। तो हम ये जो झंडियाँ शंडियाँ लगा के बाजे वाजे बजा रहे हैं ना, इससे बाहर निकल के अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर बनाएं, हम कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो चीज़ें थी उनके ऊपर पूरी तरह अमल कराएं। अगर आप ये नहीं कर रहे और खाली लुडियाँ डाले जा रहे हैं, तो दुनिया जो है ना आपकी लुडियों पे बहुत देर तालियां नहीं बजाएगी। ये मैं आपको बता दूं। आपको अपनी जंग लड़नी है तो आपको अभी से जोश से निकल के होश के सरजमीन पे पैर रखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। सही। अनवर साहब, ये जो अभी साराना साहब ने बात की, यकीनी तौर पर वो दुरुस्त बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर जब उन्होंने कहा ना कि हमें मसलहत पसंदी से काम लेना अब हमें बंद करना होगा, और आज भी वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान आया कि कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी, भारत से बात हुई तो इन नकात पर होगी। अनवर साहब, मेरा सवाल ये है, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये कब डिसाइड करेंगे, किसने करना है, कौम सुनना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। ज़रियाब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरा होगा ये टिकर भी कि प्राइम मिनिस्टर ने साथ ये भी कहा कि इंडिया किसी तीसरे मुकाम पर बातचीत करने पर अभी राजी नहीं हुआ। तो इस वजह नहीं है, इस वजह से ये मुज़ाकरात का अमल जो है शुरू नहीं हो सका। और आपको याद होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनवर साहब, मुझे ये बताइए, अगर वो राजी नहीं है तो ये जो बीच में इस किस्म के खुदा ना खास्ता छोटे छोटे जो वाकयात है, साने हाथ हैं, इसके लिए क्या हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं? मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने भी एक जुमला मुकम्मल पढ़ अदा कर दिया ना कि हमले के नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और 38 शदीद जख्मी हो गए, ये हमारे लिए फिर न्यू नॉर्मल है क्या? जंग हारने के बाद, सफारती सतह पर हजीमत का सामना करने के बाद, मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसमें नाकामी के बाद, आपको याद होगा मैं मुसलसल ये कहता था, और ये इंटेलिजेंस इतलात भी थी कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में और KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाएगा। और आपने देखा पै दर पे उन्होंने वाक़यात करवाना शुरू करवा दिए, बन्नू में भी करवाया, और आज आपने देखा किस तरह बुज़दिलाना स्कूल बस पर हमला करवाएगा जिसमें मासूम बच्चियाँ शहीद हुई। देखिए ना, ये इतलात तो थी। अब कई तो ऐसे टारगेट थे जिनको अचीव कर लिया गया, नहीं होने दिया गया, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं रुनमा, हम आप दहशतगर्दी के हर वाक़े को रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्हें ये समझना होगा कि देखिए कि हमने बड़ा इस जंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने सच की बुनियाद पर मीडिया ने, भारतीय मीडिया को मात दी। आप देखिए, अगर इस तरह को कोई जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, आप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़राए के जरिए किसी ना किसी तरीके से तो हम तक पहुंचाइए ना। देखिए ना, जाफर के बाद अब ये स्कूल बस पर हमला हुआ खुजदार में, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम इसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, इसलिए हमारा बयानिया प्रवेल भी हुआ और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया। दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करें, देखिए जो बयानिया की जंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप दिफाई जंग जीत गए, वेल एंड गुड। अब आपने बयानिया की जंग जीतनी है तो आपने हमें अपना दस्तो बाजू बनाना है, आपने हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने उसे आगे पूरी दुनिया तक स्प्रेड करना है, बताना है, क्योंकि वो एक सच है। जब आप हमें बताएंगे नहीं तो फिर हम भी किस तरह वो मालूमात दुनिया तक पहुंचा सकेंगे? एक बात तो ये है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अब अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आएगा। बुज़दिल दुश्मन जो है वो इस तरह के वाक़यात करता रहेगा। तीसरी बात देखिए बहुत ज़रूरी है ज़रियाब, वो क्या है कि अब हमें अपनी जो डिप्लोमेटिक वॉर है वो जीतनी है। वो कैसे जीतनी है, वो आपने, ठीक है, हुकूमती वफ़द जो है डेलीगेशन तरतीब दे दिया, वो बाहर जाएगा, बात करेगा। ज़रियाब ज़रूरी क्या है, जाके आप ज़ुबानी बात नहीं करेंगे, आपके पास डोजियर होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। जाफर एक्सप्रेस के खुजदार वाक़े के, माजी के वाक़यात के, सारी चीज़ें रखें दुनिया के सामने, उन्हें बताएं। सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सामने रखने की ज़रूरत नहीं, दुनिया भर को डोजर दीजिए, बताइए कि ये सूरत हाल है, ये हमारे पास एविडेंस है कि स्टेट टेररिज्म किस तरह भारत करवा रहा है, कैसे फंडिंग यहाँ पे की जाती है, कैसे यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों को फिनांस किया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ, देखिए ईरान और अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्द पाकिस्तान में इंटर होते हैं और यहाँ से कार्रवाइयाँ करके वहाँ पे चले जाते हैं। हाँ जी, ये आप मेरे उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं जो मैंने रिजवान अजीज साहब से भी किया था कि हमें अपने, वो कहते हैं ना कि दोस्त की लिबास में बैठे जो दुश्मन हैं उनके ऊपर थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है।
ज़रियाब देखिए हमें करना क्या है, हमें आप आने वाले दिनों में देखेंगे अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला कदरे बेहतर होंगे। अब हमें ईरान के साथ भी हमारे मामला बेहतर हो रहे हैं। हमें वहां पर हमें पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर हमें वहां पर जाकर बात करने की जरूरत है। आप यकीन कीजिए कि ईरान की मैं बात करूं, उनका ज्यादातर टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ है, क्योंकि मैंने वहां पे खुद विजिट किया, वहां से लोगों से बात की। पाकिस्तान को भी वहां पर जाना चाहिए, हमारे वफूद भेजने चाहिए, डेलीगेशन भेजने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। इसी तरह अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम हमसाए चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल हम हमसाए तब्दील नहीं कर सकते, पर अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर जरूर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें नजरसानी करने की जरूरत है। आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। तजज़ियाकार नौशाद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इसी सेगमेंट से। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नौशाद साहब, दो चीज़ों पर मुझे आपका तज्जिया चाहिए। एक तो यही जो भी अनवर साहब बात कर रहे हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत है अपने हमसाया ममालिक के साथ, क्योंकि आज ये भी खबर आई कि इसहाक डार साहब ने चीन अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और फिर सी पैक को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफाक की है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये। लेकिन सर, जो जब तक भारतीय दहशतगर्दी पाकिस्तान में मौजूद रहेगी, जब तक हम इसका खात्मा नहीं करते, तब तक हम तरक्याती जो हमारे मंसूबे हैं हम उनको कैसे मुकम्मल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने जिस खबर का हवाला दिया है, ये जो सी पैक को कंटिन्यू करने की बात की गई है, इसका मकसद ही ये है कि बेसिकली जो अफगानिस्तान है उसकी माली ज़रूरियात और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और हेल्प दी जाए जिसके ज़रिए वो डॉलरों की उसमें पड़ के पीछे वो भारत का साथ ना दे या किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जहां पर वो ये जो तकरीबकारी है या दहशतगर्दी है या पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है, वो इस तरह के मसाइल में ना उलझे। जो यही सफारतकारी का तरीक़ाकार होता है जो इस वक्त पाकिस्तान ने ऑप्ट किया है। अच्छा। यकीनन जो बात कही गई है कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, यकीनन बेहतर करने की ज़रूरत है। एक दो बातें ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो DGMOs का इत्तफाक है, ये खबर हमारे पास आ चुकी है कि वो अमन की जगह पर वापस जाने तक का मामला जो है वो तय पा गया और इसकी डिनाइल इंडिया से भी नहीं आई। उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें ये बात इसी तरह से करनी चाहिए, रखनी चाहिए। जो बात है बलूचिस्तान की, देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि जो BLA है वो प्रॉक्सी है और जो प्रॉक्सीज काम करती हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह आपने कहा। ये मुझे खैर मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि ये देखिए कि प्रॉक्सीज जब काम करती हैं ये एक मुश्किल अमल है। आपको एक वाकया होता नजर आया, 10 वाकयात जो थॉट कर दिए गए यानी उनको होने नहीं दिया गया, वो उसके ऊपर आपकी नजर नहीं है, वो अब तक आती नहीं है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस सारे मामले के अंदर ये हमें मालूम था कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इंडिया करेगा, बलूचिस्तान में भी कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि इजराइल और भारत, ये दो ही शायद दुनिया में मुल्क हैं जो बच्चों को मारते हैं और ये बच्चों का जो है ना उनको शहीद करते हैं। ये शायद नस्ल कशी से कोई आगे का मामला है। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और कुछ माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है ये क्रिटिसिज्म का भी लेवल जो है वो बड़ा जबरदस्त होता है कि बगैर सोचे समझे हम तनकीद भी इस तरह से करते हैं, बजाय इसके कि हम इस वक्त जो है वो यूनिटी का मुजाहिरा करें। हम ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं बाज़ औक़ात कि जो जिससे दुश्मनी खुश हो सकता है। हमारे यहाँ अगर कोई खुशी थी या खुशी है तो उससे जो है वो मेरा दुश्मन ही है जो नाखुश होगा। और मेरे दोस्त तो यकीनन उस पर खुश होंगे अगर मैं खुश हूँ, जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक ने भी उसको किया। हमने एक काम किया, हमने दुनिया के सामने एक जंग जीती, उसकी खुशी सेलिब्रेट करना बनती थी। नहीं नौशाद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और उस खुशी में हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। अब वो जहां कहीं उन्हें हमारी जरूरत है हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि अब क्या हमें ये फैक्ट चेक जो है उसको नहीं देखना होगा? हमें हकीकत पसंद होने की जरूरत नहीं है नौशाद साहब? बिल्कुल आपको हकीकत पसंद होने की जरूरत है, लेकिन आपके हकीकत पसंद होने से दहशतगर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया जाना। जिनको हकीकत पसंद होना चाहिए वो हकीकत पसंद हैं। वो कोई आज से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे, पिछली 3 दहाइयों से जंग लड़ रहे हैं। वो नौशाद साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सिर्फ मतलब यानी कि एक स्पेसिफिक इदारा है वो जंग लड़ रहा है, पाकिस्तानी कौम इस जंग में हमेशा से शामिल रही है। ये भी एक मिसकंसेप्शन पैदा करने की कोशिश। आपका क्या ख्याल है कि CTT काम नहीं कर रही? आपका ख्याल है पंजाब पुलिस काम नहीं कर रही? मैंने तो ये हरगिज़ नाम में नहीं लिया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे आपस में मिलकर ये तमाम काम 24 घंटे साल के 365 दिन कर रहे हैं। देखिए, अब आप इस बात को समझें कि जब आपके ऊपर जिस तरह की चीजें नाजल की गई हैं, ये भारत जिस किस्म की आपके खिलाफ वॉर इस वक्त जारी रखे हुए है
उसके लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने वसाइल अपने उसके अंदर रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मामला यह है कि किसी जगह को वाकया यकीनन बड़ा अंधोनाक वाकया, मैंने तो आपको कहा कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आती, दुनिया की कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऐसी नहीं है जो बच्चों को शहीद करती हो और बच्चों के खिलाफ काम करती हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में, और ये दहशतगर्द है, इनका ना कोई मजहब है ना इनका कोई दीन ईमान है, ये पैसे की खातिर ये सारा कुछ कर रहे हैं। किराए के कातिल है एक तरह के, और जब किराए के कातिलों को आप डील कर रहे हैं, भारत जब किराए के कातिल भर्ती कर रहा है, तो उसके लिए फिर आपको अल्टीमेटली एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर आप उनको डील कर रहे होते हैं। वहां कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, कमी रह जाती है, या उसको तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी ये हमारी कोई लैप्स है या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके, दुनिया का कोई मुल्क, इवन ये 5 ईगल्स जो है, जो दुनिया के इंटेलिजेंस की बेहतरीन जो शेयरिंग कर रहे हैं, वहां पर भी दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाकया या कोई ऐसी गन फायरिंग का वाकयात हो जाते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव में हमें नहीं देखना चाहिए, हमें इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हम कितने बड़े जो है ना मसले से निपट रहे हैं। और ठीक है निशात साहब, पॉइंट आपका आ गया। रिजवान अजीज साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये विंडो हमारी सेटल डाउन नहीं हो पा रही थी। रिजवान अजीज साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन मीनवाइल मेरा एक सवाल भी मुख्तसर सा, और लेकिन अब मैं चाहूंगी कि आप मुझे उसका जवाब दें, जो मैंने अनवर रजा से भी किया था। सर, कश्मीर पानी तिजारत और दहशतगर्दी के जो वाकयात, जिस पे PM साहब ने भी कहा कि ये दो टोक मौक़िफ़ है और इन्हीं के ऊपर बातचीत होगी, और भारत इन पर बातचीत करने से भी इनकारी है। तो रज़ी साहब, क्या सिचुएशन ऐसी या कोई हिकमत अमली बनाई नहीं जानी चाहिए कि भारत इन मामलात की तरफ आए ताकि इसके ऊपर बातचीत की जा सके ना? देखिए, ये जो भारत जो है उसका बाप भी बातचीत की तरफ आएगा, गारंटीज हैं इसके अंदर। अच्छा। और मैं थोड़ा सा इख्तलाफ की जरूरत करूंगा नौशाद भाई से, ज़िंदगी में पहली मरतबा, अदरवाइज मैंने कभी इनसे इख्तलाफ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसकी बुनियाद पे आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त जो गारंटर्स के अंदर हैं वो सऊदीया है भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से तुर्की है। अच्छा। और सऊदीया ने तुर्की को जो भिजवाया था वो ये था कि जनाब एक्सटेंशन तो हो गई है फायर बंदी के अंदर ना, जंग बंदी के अंदर नहीं, सिर्फ फायर रुका है। तो अब मजीद के लिए कि सूरत हाल को एनेबल करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अमन की जगह के ऊपर चली जाए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने LOC के अंदर, वर्किंग बाउंड्री के अंदर और इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जाके भारत के बहुत सारे इलाकों पे कब्जा किया हुआ है। मेरे पास वहाँ की वीडियोस भी मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चे हैं ना अपने यंग कैप्टन या मेजर साहिबान, वो भिजवा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हम जिम्मेदार शहरी के तौर पे अपने इंफॉर्मेशन के लिए या अपने एतमाद के लिए तो उनको देख लेते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते, ना सोशल मीडिया पे ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अच्छा, भारत ने कहा कि जी आप अमन की जगह पे जाएं, तो हमसे पूछे बगैर तुर्की ने ही सऊदीया को कहा कि उन्हें कहें कि वो बताएं कि कहाँ कहाँ से विड्रॉ करना है, और एक बात, और उसके ऊपर किसी भारत के जिम्मेदार शख्स के दस्तखत होने चाहिए। वो भारत की सरकारी जो स्टेशनरी है उसके ऊपर वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो बातचीत, मुलाकात आसम मलिक साहब की, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और भारत के जो हैं, बात का चीत का मरहला तो तब आएगा ना जब इस बात के ऊपर एग्री कर लेगा भारत कि वो हमें लिख के देगा, और लिख के देना उसका इतराफ़ शिकस्त होगा। DGMOs का हवाला दिया है मैंने, मुज़ाकरात की बात नहीं की। मैं अर्ज कर रहा हूँ, DGMOs में सिर्फ फायरबंदी कंटिन्यू करने पे इत्तेफाक हुआ है। भारत ने जो इसमें खेला है ना, जो मेरा भाई इसार राना कह रहा था, भारत ने ये खेला है कि उसने DGMOs की जो कन्वर्सेशन थी उसको अपना रंग दे के तो इंडिया में मीडिया को जारी कर दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने भारत से वही खबर नकल करके इधर हमारे मुख्तलिफ TV चैनल्स ने चला दी। मैं जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर या उनकी कैपेसिटी के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान का चूंकि ये था कि तब जब तक कोई सॉलिड चीज़ नहीं हो जाती और गारंटर्स ये बात नहीं कह देते, तब तक हम इसे अवाम तक नहीं लेके जाएंगे। भारत ने उसकी वायलेशन की है। हमने गारंटर्स को ये भी कहा है, हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि भाई अगर इन्होंने ये वाली हरकत आइंदा की तो फिर हम भी अपने लोगों को अपना पर्सपेक्टिव बयान करना शुरू कर देंगे। अब आपको DGMOs की नई नजर आएगी, ये मंगल वाले दिन उनकी मुलाकात। चलें, ठीक है, मैं इस सेगमेंट को यहीं पे क्लोज कर दूं। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बात करते हैं उस बजट के हवाले से जो कि अगले ही माह आने वाला है, लेकिन जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं वो भी से आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। किस सूरत में डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को 11 शराइत दी हैं, अगर आप उनको डिटेल के साथ पढ़ें तो कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि ये शराइत अच्छी हैं, जिससे पाकिस्तान में अगर इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन शराइत का जो इस्तेमाल है वो हमारी हुकूमत दुरुस्त अंदाज में करे, तो अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद ये होगा कि महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी में और इजाफा होगा, सियासी बेचैनी और रियासती एतमाद की मजीद जवाल का इस पाकिस्तानी कौम को सामना करना पड़ेगा। ब्रेक में कुछ वक्त पहले अनवर रज़ा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि गालिबन 2 जून को वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, और सिलसिले में जो आईएमएफ वफ्द और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मामलात हो रहे हैं, गालिबन आज भी एक मुलाकात हुई इस सिलसिले में और कहा गया है कि जो नया माली साल है उसमें फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से भी जायद करने की तजवीज़ की गई है। अब जरा मैं यहीं से आगाज़ करती हूँ। अनवर रज़ा, फिलहाल जो इस वक्त लेवी है वो फी लीटर पर 78 रुपए है और पेट्रोल 258 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है। अब मैं इसकी अगर कैलकुलेशन निकालूं तो मजीद देखिए 22 रुपए मजीद बढ़ने, जिसके बाद जो पेट्रोल है वो तकरीबन कोई 280-282 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। और फिर जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करेंगी तब इस पेट्रोल में उस हद तक इजाफा हुआ करेगा। तो कोई अदाद शुमार आप बता सके कि पाकिस्तानी कौम किस हद तक तैयार रहे, फी लीटर पेट्रोल की कीमत किस हद तक हो जाएगी? ज़रा आप देखिए, मैंने आपसे एक अर्ज़ किया था पिछले शो में कि हमने अपनी जो मजमूई आमदन है वफाकी गवर्नमेंट ने, आईएमएफ ने कहा उसमें इजाफा कीजिए। जब उसमें इजाफा किया जाएगा तो 2.2 ट्रिलियन जो है वो सारा पूरा किया जाएगा। वो किस तरह पूरा किया जाएगा? 1000 अरब के तो टैक्सेस नहीं लगेंगे और अल्लाह के फजल से उसका सारा वो आप और मेरी जेब से निकलेंगे। और आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, पेट्रोल बिल्कुल बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ना सिर्फ पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, गैस की कीमतों में ग्रेजुअली इजाफा होगा, आप देखेंगे, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो डेफिनेटली मुतासिर होगा। देखिए, जब आपको कोई कर्ज देता है तो फिर वो अपनी शराइत के मुताबिक आप उसके आगे चलते हैं। अब देखें ना, जो कुछ भी होगा ये टैक्सेस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लगाए जाएंगे। 600 अरब के तो पुराने टैक्सेस हैं, 400 के नए लगा दिए जाएंगे। और जो 1000 अरब है वो किस तरह, वो फिर इस तरह पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, गैस बिजली की कीमतें बढ़ाकर किया जाएगा। फिर हमारे अपने जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो भी तो देखिए कम नहीं हुए ना, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये सारी चीजें अगर देखें ना, अदादो शुमार के लिहाज से तो गवर्नमेंट शायद सेटिस्फाई कर ले मालियाती इदारों को, लेकिन इसका आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब रोड पे निकल के देखेंगे तो आवाम से सुनना पड़ेगी। कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि हर 6 महीने बाद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हुई हैं, तो अनवर रज़ा की अगर बात मानी जाए और आपकी मानी जाए तो पेट्रोल की कीमत में तो कमी होनी चाहिए थी। ये तकरीबन कोई इस वक्त जो है ये 225 के करीब होनी चाहिए थी ये प्राइस, ठीक है। हुकूमत ने पहला जो हक था वो ये कह के नहीं दिया कि जी हम आपको बिजली की कीमतों में कमी देंगे तो आप इसमें कमी ना लें, और दूसरा हक जो है वो उन्होंने उनका पेट भरने के लिए ये जो हमारे पेट्रोलियम डीलर्स हैं और ये जो रिफाइनरी वाले हैं उनके कमीशन में इजाफा कर दिया, कंज्यूमर को फिर रिलीफ नहीं दिया। अब अगर उन्होंने इंटरनेशनल रिलीफ हमें पास ऑन नहीं किया तो वो इंटरनेशनल बर्डन अब हमें क्यों पास ऑन करेंगे, इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। अब ऑयल डीलर्स एसोसिएशन एक बहुत बड़ा लॉबी है, एक बहुत बड़ी, जिस तरह देखिए ना कार माफिया जो है एक लॉबी बन गई है। अब जो पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियों की कीमतें हैं दुनिया के किस मुल्क के अंदर है, ठीक, कोई भी माकूल गाड़ी आपको करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिल रही, ठीक है। और ये हमारे हमसाया मुल्कों के अंदर जो गाड़ियों की कीमतें हैं उनसे ये 4-4 गुना 3-3 गुना कीमतें ज्यादा हैं, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आईएमएफ ने कहा इसका हाल ये है कि आप गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो कम कर दीजिए। अब होना क्या है कि यहाँ पे वो जो माफिया है, गाड़ियों का वाला माफिया, वो सरगर्म हो जाएगा और वो जाके और ऐसे उसके अंदर वो डलवाएगा, कवानीन डलवाएगा, जिसके नतीजे के अंदर बाहर से सस्ती गाड़ी आना फिर एक ख्वाब भी रहेगा। तो हमें भी अपने जो है मफादात के लिए बात करनी चाहिए, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। इसार राना साहब, क्या करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, किस तरीके से रिलीफ दे सकती है? आईएमएफ ने तो शराइत रख दी है आगे। कुछ लोगों की तो ख्वाहिश ये है कि मेरे जैसे लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि वो फ़ौरन सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं कि ये इससे भारत को फ़ायदा होगा या पाकिस्तान को नुकसान होगा। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हर बंदा जज चीफ जस्टिस क्यों बन जाता है। भाई मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जो समझूंगा सही है मैं वही बोलूँगा, मेरा तज्जिया मेरी मर्जी, मोहब्बत में बोलूँगा। हाँ, तो मैं क्यों, मतलब एक तो ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बान एक टोका पकड़ लेना चाहिए सब लोगों को, जो बोले ना उनकी मर्जी के खिलाफ उसकी ज़बान काट दें फ़ौरन आप, ताकि ख़त्म। मुझे मुल्क से मोहब्बत ये है कि कोई बंदा ये बात ना कहे कि यार हमें अपनी सफ़े दुरुस्त करनी है, किसी को ज़रूरत नहीं कहनी है कहने की, सबको कह रही है कि लुडिया पाओ बड़ा काम हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुझे आप तो ऐसे मायूस हो रहे हैं जैसे को माजी के अंदर को अवाम के लिए को क्या कहते हैं खून बरस रहा था हुकूमत की जानिब से, या वो मैं तो IMF को भी ये समझता हूँ कि वो IMF जान के को हम जैसे जो मुमालिक है इशारत साहब लास्ट मिनट है मेरे पास, ताकि उनका कब्जा उन पे रहे। निशात साहब का भी ले लो। निशात साहब लास्ट मिनट, योर टेक। नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो रजी साहब से थोड़ी सी माजरत के साथ, वो उनकी मेरी इन्फॉर्मेशन 19-20 का फ़र्क था जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी, लेकिन ये इस खबर की कंफर्मेशन वज़ीर आज़म ने जो आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है उसमें दी थी, जिसकी बुनियाद पर मैंने आपको ये बात कही थी। बाकी रही IMF की बात, देखिए हम आप ये हुकूमत हो कोई हुकूमत हो कुछ भी नहीं कर सकती इस वक्त। जो IMF के साथ जो डिमांड्स आपके सामने रखेंगे वो आपको हर हाल में पूरी करनी है। ये जो निटिग्रिटीज़ हैं, छोटी मोटे मामला के ऊपर मैं और आप बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उन्होंने ब्रॉडर टर्म के अंदर जो उनको चाहिए वो उन्होंने लेके छोड़ना है। अगर वो नहीं होगा तो ठीक है। तो शाह साहब वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।